Assalamualaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of complaints before the magistrate under CRPC. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussions. The relevant section which deals with this topic starts from section 200 till 204 of CRPC. कंप्लेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट को समझने से पहले ज़रूरी है कि ये कंप्लेंट है क्या. अगर आप CRPC के सेक्शन 2 सब क्लॉज डी को देखें तो वहाँ पर कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है. सेक्शन 2 कहता है कि कंप्लेंट क्या है, कोई भी ऐसी एलिगेशन जिसका मकसद क्या है, विद अ व्यू टू टेक एक्शन, यानी कि ऐसे इल्ज़ामात जिनका लगाना क्यों ज़रूरी है कि इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए. अब ये जो एलिगेशंस हैं ये ऑरली भी हो सकती हैं और इन राइटिंग भी हो सकती हैं, रिटन फॉर्म में भी टू द मैजिस्ट्रेट हो सकती हैं. रिलेटिंग टू सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, किसी ऐसे बंदे के अगेंस्ट जिसको आप जानते हैं या जिसको नहीं जानते, जिसने ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन इस कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती क्योंकि कंप्लेंट हमारी हमेशा मैजिस्ट्रेट के सामने होती है. इसमें पुलिस का कोई कंसर्न नहीं है. ऐसी एलिगेशंस हैं जो कि ऑरल फॉर्म में भी होती हैं और रिटन फॉर्म में भी होती हैं, और ये क्यों होती हैं, ताकि जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके, और वो किसी ऐसे बंदे के अगेंस्ट जो नोन है या अननोन है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए. ये तो CRPC के सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हमने इसको देखा है. अगर हम सिंपली देखें तो हमारी प्राइवेट कंप्लेंट क्या है. प्राइवेट कंप्लेंट एक ऐसी लीगल रेमेडी है जो कि अवेलेबल है किसी भी एग्रीव्ड पर्सन को. एनी लीगल रेमेडी विच इज अवेलेबल टू एनी एग्रीव्ड पर्सन. एग्रीव्ड पर्सन कौन है, जिसका राइट वायलेट हुआ है. और वो क्यों अवेलेबल है, ताकि वो मशीनरी ऑफ लॉ को हरकत में लेकर आए, ताकि जो ऑफेंस उनके खिलाफ कमिट हुआ है उस पर कोई एक्शन लिया जा सके. एंड इसके साथ साथ टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय द पर्सन कंप्लेंट अगेंस्ट, और जिस बंदे के अगेंस्ट कंप्लेन की गई है, जो उसने ऑफेंस कमिट किया है, उसकी कॉग्निजेंस ले सकें. दिस कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 200 to 204 ऑफ CRPC. So starting with the first section, that is section 200. Section 200 basically deal करता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट. अब यहाँ किसकी बात की है, जिसने कंप्लेंट की है. अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं एग्जामिनेशन को समझने से पहले. कोई ऑफेंस कमिट होता है, उस ऑफेंस कमिट होने के बाद उस ऑफेंस से रिलेटेड एक कंप्लेंट की जाती है किसी भी कंसर्न मैजिस्ट्रेट को. जो उस इलाके का कंसर्न मैजिस्ट्रेट है उसको कंप्लेंट की जाती है. अब ये जो कंप्लेंट है हमारी, ये ऑरल भी हो सकती है और इन रिटन फॉर्म में भी हो सकती है. जब ये कंप्लेंट ऑरली मैजिस्ट्रेट के पास जाती है तो मैजिस्ट्रेट पहला काम करता है कि वो इसको लिखता है. ही फर्स्ट रिड्यूस्ड दैट ऑरल कंप्लेंट इनटू राइटिंग. और अगर तो कंप्लेंट रिटन फॉर्म में मैजिस्ट्रेट के पास आती है तो मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को रजिस्टर करता है और फिर उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है. अब ये जो कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास आती है, अगर तो मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है, फिर तो वो क्या करेगा, फर्दर केस को प्रोसीड करेगा कि आगे ट्रायल चलाएगा. लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पर ये कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास आती है जो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उस सूरत में फिर वो क्या करेगा, वो बताएगा कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं. अब इस सिचुएशन में भी अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो अगर तो कंप्लेंट उसके पास ऑरल फॉर्म में आ रही है, जब ऑरल फॉर्म में कंप्लेंट आएगी तो वो उस बंदे को कहेगा कि भाई मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं, मैं इस केस का ट्रायल नहीं चला सकता, लिहाजा आप किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास इसको ले जाएं जो कि कॉम्पिटेंट है कि वो इस केस का ट्रायल चला सके.
अगर तो रिटन फॉर्म में आती है फिर तो वो बाकायदा रिटन फॉर्म में लिखेगा कि इसको किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दिया जाए, ये एक फॉर्मल ऑर्डर लिखेगा। अब ये तो सिंपल बैकग्राउंड था कि जब कंप्लेंट आ गई। अब जब मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है और हमने कहा कि वो केस को प्रोसीड करता है, तो सेक्शन 200 क्या कहता है कि जैसे ही कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के सामने आती है तो सबसे पहली ड्यूटी है उसकी एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। जिस बंदे ने कंप्लेंट की है, सेक्शन 200 के अकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट का पहला काम है कि वो उसका बयान रिकॉर्ड करेगा, उसको एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने से मुराद क्या है कि वो उससे क्वेश्चन आंसर करेगा और ऑन ओथ उसका एग्जामिनेशन होगा। और फिर उसके बाद जब उसको एग्जामिन कर लिया तो जो स्टेटमेंट उसने रिकॉर्ड कराई है उस स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, रिटन फॉर्म में लिखेगा। और फिर रिटन फॉर्म में लिखने के बाद वो खुद भी उस पर साइन करेगा और कंप्लेनेंट से भी कहेगा कि जो जो स्टेटमेंट उसने दी है उस पर वो अपना सिग्नेचर दे ताकि इसको ऑथेंटिक बनाया जा सके। तो कंप्लेनेंट ने भी सिग्नेचर करना मस्ट है और मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर करना भी मस्ट है। अब ये तो पहली क्लॉज थी। उसके बाद हमें क्या बताया, सेक्शन 200 कुछ एक्सेप्शन बताता है रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन, कि जो एग्जामिन कर रहे हैं कंप्लेनेंट को या विटनेसेस को, उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो पहली एक्सेप्शन क्या कहती है, व्हेन अ कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग nothing shall be deemed to require a magistrate to examine the complaint before transferring the case। यानी कि अगर कंप्लेंट किसी मैजिस्ट्रेट के पास आई इन रिटन फॉर्म तो मैजिस्ट्रेट अगर कॉम्पिटेंट नहीं है और उसने इस कंप्लेंट को सेक्शन 192 के अंडर किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को भेजना है या इसे कोर्ट ऑफ सेशन को भेजना है, तो उस सूरत में उसके लिए नेसेसरी नहीं है कि वो उस कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा। जब केस उसने फॉरवर्ड ही करना है तो फिर उसको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है कंप्लेनेंट को। ये पहली एक्सेप्शन है। फिर दूसरी एक्सेप्शन क्या कहती है कि अगर तो मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई है इन रिटन फॉर्म और कंप्लेंट किसने की है, किसी पब्लिक सर्वेंट ने की है या किसी कोर्ट ने की है, तो उस सूरत में भी मैजिस्ट्रेट के पास रिक्वायरमेंट नहीं है, मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है कि वो उन कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा पब्लिक सर्वेंट के केस में या जहां पर कंप्लेनेंट कोर्ट है। तीसरी चीज, जहां पर मैजिस्ट्रेट के पास ने सेक्शन 192 के अंदर केस ट्रांसफर कर दिया है और जिस मैजिस्ट्रेट ने केस को ट्रांसफर कर दिया है उसने उस कंप्लेनेंट को पहले ही एग्जामिन कर दिया था, तो अब जिस दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास केस गया है ट्रांसफर होकर, उस मैजिस्ट्रेट के लिए जरूरी नहीं है कि वो उस कंप्लेनेंट को री एग्जामिन करे। There is no need of re-examination by the second magistrate। So ये तीन एक्सेप्शंस कौन सी हो गई, जहां पर केस फॉरवर्ड करना है तो फिर एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं, जहां पर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट है वहां पर भी एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं, और तीसरी चीज, जहां पर एक बंदे को एक बार एग्जामिन कर लिया गया है, once a person is examined there is no need of re-examination of that person। ये था सेक्शन 200 के अंडर एग्जामिनेशन जो कि जरूरी है ताकि कंप्लेंट की फॉल्सिटी या ट्रूथ को एग्जामिन किया जाए। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 201। सेक्शन 201 क्या कहता है, प्रोसीजर और पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट वेयर ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एनी केस। अब जहां पर मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है किसी केस की कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो वहां पर क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। सेक्शन 201 कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट रिटन फॉर्म में चली गई है और वो मैजिस्ट्रेट इस केस की कॉग्निजेंस के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, मीन्स टू से कि वो ट्रायल नहीं चला सकता, तो उस सूरत में वो इस कंप्लेंट को रिटर्न करेगा उस कंप्लेनेंट को और उसे कहेगा कि तुम इसे किसी प्रॉपर कोर्ट में लेकर जाओ। प्रॉपर कोर्ट का मतलब क्या है कि जिस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी है इस केस के ट्रायल को चलाने की, रिटन कंप्लेंट की सूरत में वो इस चीज को इंडोर्स करेगा और एक फॉर्मल ऑर्डर देगा
जबकि दूसरी सिचुएशन क्लॉज 2 क्या कहती है कि जहां पर कंप्लेंट रिटन फॉर्म में नहीं गई बल्कि ओरल फॉर्म में की गई है तो फिर वो मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन देगा कंप्लेनेंट को कि वो इस कंप्लेंट को किसी प्रॉपर कोर्ट में लेकर जाए। सिंपली सेक्शन 201 किस चीज पर फोकस कर रहा है कि अगर उसके पास कॉग्निजेंस की कॉम्पिटेंसी नहीं है तो वो डायरेक्शन देगा कि किसी दूसरी कोर्ट में ले जाया जाए जो कि कॉम्पिटेंट है। उसके बाद आता है सेक्शन 202। सेक्शन 202 बेसिकली डील करता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। अब ये जो इशू ऑफ प्रोसेस है इससे क्या मुराद है? सेक्शन 202 में क्या कहा गया है? कंप्लेंट हुई, किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने आप कंप्लेंट लेकर आते हो, अगर तो मैजिस्ट्रेट श्योर होता है कि वाकई कोई ऑफेंस कमिट हुआ है फिर तो वो केस को फर्दर प्रोसीड करेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पर मैजिस्ट्रेट श्योर नहीं है, उसको ये लगता है कि पता नहीं ऑफेंस कमिट हुआ भी है या नहीं हुआ, उसने एक्यूज्ड को नहीं बुलाया, तो उस सूरत में फिर वो क्या करेगा? वो इस केस से रिलेटेड इंक्वायरी होल्ड कर सकता है, या तो वो खुद कर सकता है या इस केस के लिए वो पुलिस को अपॉइंट कर सकता है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ। और फिर ये इंक्वायरी, ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर ये मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि अब इसने इस केस को प्रोसीड करना है या नहीं। सो बेसिकली सेक्शन 202 का ऑब्जेक्ट क्या है? टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर ट्रायल, ताकि कंप्लेनेंट को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो कोई ऐसे एविडेंसेस, ऐसे ग्राउंड्स पेश करे जिसके थ्रू एक्यूज्ड के अगेंस्ट इशुएंस ऑफ द प्रोसेस हो। और इस सेक्शन मैजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि उसने इस कंप्लेंट की ट्रूथ और फॉल्सिटी को चेक करना है, और अगर उसे लगता है कि ऐसा कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है और ये कंप्लेनेंट फॉल्स है तो फिर वो इशुएंस ऑफ द प्रोसेस को डिले भी कर सकता है। सो सेक्शन 202 की क्लॉज 1 कहती है कि कोई भी कोर्ट जो कि कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज है या जिसको कोई कंप्लेंट सेक्शन 192 के अंडर भेजी गई थी या सेक्शन 190 सब क्लॉज 3 के अंडर या सेक्शन 199 के अंडर भेजी गई थी, और एविडेंसेस को एग्जामिनेशन करने के बाद कंप्लेनेंट और विटनेसेस को अगर उसे लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है ट्रायल को फर्दर चलाने के लिए, तो फॉर द पर्पस ऑफ एसरटेनिंग द ट्रूथ ऑफ दैट कंप्लेंट वो इशुएंस ऑफ द प्रोसेस को डिले भी कर सकता है। और इस काम के लिए फिर वो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा कि क्या ये जो कंप्लेंट की गई थी ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर उसको लगता है, वो श्योर हो जाता है कि ये कंप्लेंट ठीक है, इस प्रोसेस को आगे चलना चाहिए, तो फिर वो फर्दर प्रोसीड करेगा। अब इस सेक्शन में एक प्रोविजन दी गई है और वो प्रोवाइजो क्या कहती है कि कोर्ट बाउंड है कि वो कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगी इन ऑर्डर टू असर्टेन द ट्रूथ ऑफ दैट कंप्लेंट। जहां पर कंप्लेंट सेक्शन 200 के अंदर कंप्लेनेंट के एग्जामिनेशन को कंपलसरी बनाया गया है, तो हर कोर्ट के लिए जरूरी है कि वो कंप्लेंट की फॉल्सिटी या ट्रूथ को चेक करने के लिए कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगी। दूसरी क्लॉज क्या कहती है कि सेशन कोर्ट किसी भी मैजिस्ट्रेट जो कि सब ऑर्डिनेट है उस मैजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे सकती है कि किसी भी कंप्लेंट की ट्रूथ या फॉल्सिटी को चेक करने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यानी सेशन कोर्ट अपने बिहाफ पे किसी सब ऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट करती है कि कंप्लेंट को चेक किया जाए कि क्या वो ठीक है या फॉल्स है या फ्रीवुलस है। सो ये सेक्शन बेसिकली डिपेंड करता है फॉल्सिटी और ट्रूथ ऑफ द कंप्लेंट विच हैज बीन रजिस्टर्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। और मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर इन केसेस में नहीं दे सकता जहां पर ऑफेंस इज ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर जहां पर कंप्लेंट ऑफेंस इज नॉट डन बाय द कोर्ट। इन केस जहां पर कोर्ट कंप्लेनेंट है तो फिर भी नहीं कर सकता। और तीसरी सिचुएशन में जहां पर कंप्लेनेंट और विटनेसेस को सेक्शन 200 के अंडर एग्जामिन नहीं किया गया। ये था सेक्शन 202। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो कि है सेक्शन 203। सेक्शन 203 डील करता है डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट्स के ऊपर। अब ये क्या कह रहा है?
सेक्शन 203 में बात की गई है कि कोई भी कोर्ट जिसके पास कंप्लेंट लाई गई है या जिसको कंप्लेंट ट्रांसफर की गई है किसी भी सेक्शन के अंडर, उसके पास ये पावर है कि वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है। कब कर सकता है? कि अगर कंप्लेनेंट और विटनेसेस को ओथ पर एग्जामिन करने के बाद और अपनी इंक्वायरी या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को, जो कि सेक्शन 202 के अंडर की गई है, अगर उसके नोटिस में ये बात आती है कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग ऑफ दिस केस, और ये जो कंप्लेंट की गई थी ये टोटली फॉल्स है, फ्रिवुलस है, इसकी कोई ट्रूथ नहीं है, इसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है। और डिसमिस करने के साथ वो बाकायदा रीजंस भी बताएगा कि उसने उस कंप्लेंट को डिसमिस किस बिना पर किया है। और याद रखें कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जब कंप्लेंट को डिसमिस करता है तो वो हमेशा 3 ग्राउंड्स के ऊपर होता है। कौन कौन सी सिचुएशंस में या कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? फर्स्टली, अगर कंप्लेनेंट ने जो स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद, रिटन फॉर्म में लिखने के बाद, जो सेक्शन 200 के अंडर उसको एग्जामिन किया गया था, अगर उसको चेक करने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो फिर वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है। सेकंड सिचुएशन, इफ ही डिसट्रस्ट द स्टेटमेंट मेड बाय द कंप्लेनेंट, वही बात कि कंप्लेनेंट ने जो स्टेटमेंट दी है उसको उस कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट पर यकीन नहीं है, उसे एतबार नहीं है, तो फिर भी वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है। और तीसरी सिचुएशन, इफ देयर आर पेटेंट एब्सर्डिटीज इन द एविडेंसेस। पेटेंट एब्सर्डिटीज का क्या मतलब है? कि आपने या कंप्लेनेंट ने कोई ऐसी एब्सर्ड स्टेटमेंट दी है, मीन्स टू से कि टोटली इलॉजिकल स्टेटमेंट है, फुलिश स्टेटमेंट है, स्टूपिड स्टेटमेंट है, जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि मन गढ़ंत बातें हैं, तो फिर वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है। और ये जो कंप्लेंट की डिसमिसल होगा ये हमेशा जुडिशियल ग्राउंड्स पर होता है। नेक्स्ट आ गया, इस सेक्शन के कुछ अमेंडमेंट पार्ट्स ऐड किए गए हैं, सेक्शन 203A, 203B एंड 203C। इन तीनों सेक्शंस को हम क्लब करके पढ़ेंगे, जिसके क्योंकि क्लब करके पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि इनमें जितना भी प्रोसीजर है वो टोटली सेम है, कुछ एक दो बातें हैं जो डिफरेंट है, तो साथ साथ इसलिए बता रही हूं ताकि आपको समझने में इजी हो। अब पहला जो सेक्शन 203A है वो डील करता है कंप्लेंट इन केस ऑफ जिना, कि जिना के केस में कंप्लेंट कैसे की जाती है। सेक्शन 203B के ऊपर आ जाएं तो वो डील करता है कंप्लेंट इन केस ऑफ कज़फ, इन्फोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डिनेंस की, ये जो हदूद ऑर्डिनेंस में जो ऑफेंसेस बताए गए हैं। फिर सेक्शन 203 डील करता है कंप्लेंट इन केस ऑफ फॉर्निकेशन। इन तीनों को वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन 203A के ऊपर। सेक्शन 203A क्या है? इन केस ऑफ जिना कंप्लेंट कैसे होगी? तो सेक्शन 203A कहता है कि किसी भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो कॉग्निजेंस ले सके जिना के ऑफेंस की। सेक्शन 5 ऑफ द ऑफेंस ऑफ द जिना इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 के अंडर, एक्सेप्ट कि अगर जो कंप्लेंट लॉज हुई है वो किसी ऐसी कोर्ट में लॉज हुई है जिसकी पास कॉम्पिटेंसी है इस केस को सुनने की, वरना आप किसी भी कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इस ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले सके। इसमें क्या बताया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि कोर्ट का जज है, इस ऑफेंस के ऊपर अगर उसे कंप्लेंट मिलती है तो उस कंप्लेंट की कॉग्निजेंस लेने के बाद वो उस कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा ऑन ओथ, और उसके साथ साथ कंप्लेंट के साथ एटलीस्ट 4 मुस्लिम एडल्ट आई विटनेसेस का होना जरूरी है। यानी कि जो बंदा कंप्लेंट लॉन्च कर रहा है वो खुद तो
आएगा कोर्ट में और ओथ पर उसको एग्जामिन किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ एटलीस्ट 4 मुस्लिम एडल्ट आई विटनेसेस का होना जरूरी है, जिनके बारे में कोर्ट सेटिस्फाइड है कि वो तज़कियतुश शहूद की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तज़कियतुश शहूद की क्या रिक्वायरमेंट है कि कोर्ट को लगता है ये ट्रूथफुल पर्सन है और उन्होंने अभी तक कोई गुनाह कबीरा कमिट नहीं किया। फिर इसके साथ ही आगे एक प्रोविजन दी गई है कि अगर तो कंप्लेंट किसी ऐसे बंदे के खिलाफ हुई है जो कि नॉन मुस्लिम है, तो अगर एक्यूज्ड नॉन मुस्लिम है तो उसका आई विटनेस भी नॉन मुस्लिम हो सकता है, लेकिन जहां पर एक्यूज्ड मुस्लिम है तो उसका आई विटनेस मुस्लिम ही होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया, फिर कोर्ट इनकी एग्जामिनेशन करने के बाद जो इनकी स्टेटमेंट है इनको रिटन फॉर्म में लिखेगी और रिटन फॉर्म में लिखने के बाद फिर ये कंप्लेनेंट भी उस पर साइन करेगा, आई विटनेसेस भी साइन करेंगे और उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो भी साइन करेगा। अगर तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीडिंग्स के लिए, तो फिर तो कोर्ट क्या करेगी, एक्यूज्ड को समन भेजेगी कि वो कोर्ट में आकर अपना डिफेंस दे। लेकिन अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि ये जो कंप्लेंट की गई है इसके लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है और इस कंप्लेंट को डिसमिस कर देना चाहिए, तो फिर वो डिसमिस करेगा इस कंप्लेंट को और साथ ही साथ रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा कि इसके कंप्लेंट चूंकि फॉल्स है, फ्रिवुलस है, लिहाजा इसको मजीद ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो डिसमिस कर सकता है। फिर आ जाते हैं सेक्शन 203B के ऊपर। कज़फ के केस में क्या है, वही बात कि कोई भी कोर्ट जो है वो उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो इस केस का प्रोसीडिंग्स चला सके या इसकी कॉग्निजेंस ले सके अंडर सेक्शन 6 ऑफ कज़फ ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस, एक्सेप्ट कि कोई कोर्ट कॉम्पिटेंट है। यहाँ भी वही बात, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो जिसने कॉग्निजेंस ली है वो एग्जामिन करेगा, उनको ओथ पर एग्जामिन करने के बाद वो उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद उनको रिटन फॉर्म में लाएगा, रिटन फॉर्म में लाने के बाद फिर कंप्लेनेंट भी उस पर अपना साइन करेंगे, विटनेसेस भी अपना साइन करेंगे और इसके बाद लास्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उस पर साइन करेगा। वही बात, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है तो वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा, लेकिन अगर सफिशिएंट ग्राउंड है तो फिर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्यूज्ड को समन भेजेगा फॉर हिज पर्सनल अटेंडेंस इन द कोर्ट। थर्ड आता है कंप्लेंट इन केस ऑफ फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन बेसिकली क्या है, the sexual relations of the two people who are not married to each other। इस केस में भी क्या है कि कोई भी कोर्ट अंडर सेक्शन 496B ऑफ द PPC कॉग्निजेंस नहीं ले सकती इस ऑफेंस की, एक्सेप्ट अगर के कोर्ट जो कंप्लेंट है वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में लॉज हुई है। तो इस केस में भी क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉग्निजेंस लेने के बाद वो कंप्लेनेंट को ओथ पर एग्जामिन करेगा, लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज क्या है, और कंप्लेनेंट के साथ 2 आई विटनेसेस भी होने चाहिए। 2 आई विटनेसेस होंगे, उनको भी एग्जामिन किया जाएगा, फिर एग्जामिन करने के बाद दोनों की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करके उसको रिटन फॉर्म में लाया जाएगा, फिर कंप्लेनेंट भी उस पर साइन करेगा, विटनेसेस भी साइन करेंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी उस पर साइन करेगा। वही बात, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है प्रोसीडिंग्स के लिए तो वो डिसमिस कर देगा। अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं और इन द ओपिनियन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो फिर कोर्ट समन इशू करेगी फॉर द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजन दी गई है और उस प्रोविजन में ये कहा गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट यानी कि जो हमारा जज है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो एक्यूज्ड को रिलीज नहीं करेगा ऑन सिक्योरिटी, एक्सेप्ट कि वो एक पर्सनल बॉन्ड लेकर आए विदाउट श्योरिटीज, कि वो अपनी अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट इंश्योर कराएगा आगे आने वाली प्रोसीडिंग्स में। यानी अगर उसको रिलीज किया जाता है तो वो कोर्ट को ये श्योरिटी देगा पर्सनल बॉन्ड के ऊपर विदाउट एनी श्योरिटीज कि मैं जब भी कोर्ट मुझे बुलाएगी तो मैं आऊंगा। सो ये 3 थे जिना, कज़फ और फॉर्निकेशन के केस में कंप्लेंट का तरीका। उसके बाद आते हैं, अब जब कंप्लेंट हो गई तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट प्रोसीजर है कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट और सेक्शन 204 डील करता है इशुएंस ऑफ द प्रोसेस के ऊपर। सेक्शन 204 क्या कहता है
कि जब मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो गया कि प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं इस केस से रिलेटेड, तो फिर वो क्या करेगा कि अगर तो उसको लगता है कि केस की नेचर ऐसी है जिसमें अकॉर्डिंग टू दी 4th कॉलम ऑफ 2nd शेड्यूल अगर तो वारंट इशू करना चाहिए पहले, तो फिर वो क्या करेगा, वारंट इशू करेगा। और अगर इसको लगता है कि एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए समन इशू करना जरूरी है, तो फिर वो उसको समन इशू करेगा कि वो मैजिस्ट्रेट जो कि कॉम्पिटेंट है इस केस को सुनने के लिए, उस मैजिस्ट्रेट के सामने ये एक्यूज्ड अपीयर हो और आके अपना डिफेंस करे। तो उस सूरत में जहां वारंट नेसेसरी है वहां वारंट इशू होगा और जहां समन नेसेसरी है वहां उसको समन भेजा जाएगा। फिर इसी सेक्शन का क्लॉज 2 क्या कहता है कि कोई भी समन या वारंट एक्यूज्ड के अगेंस्ट इशू नहीं किए जाएंगे सब सेक्शन 1 की प्रोविजन के अकॉर्डिंग अनटिल एंड अनलेस प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेसेस की लिस्ट फाइल नहीं की, उससे पहले इनको वारंट या समन नहीं भेजा जा सकता, कंपल्सरी है। फिर उसके बाद तीसरी बात क्या की गई है कि अगर किसी ऐसे लॉ के अंडर जो कि टाइमली इन्फोर्स किया गया है, अगर कोई कोर्ट फी पे करना नेसेसरी है, तो जब तक कोर्ट फी पे नहीं हुई कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और अगर वो कोर्ट फी रीजनेबल टाइम के अंदर पे नहीं की तो कोर्ट कंप्लेंट को डिसमिस कर सकती है। उसके बाद आता है सेक्शन 205। सेक्शन 205 डील करता है मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। डिस्पेंस विद का मतलब क्या है, टू एग्जैम्प्ट फ्रॉम द लॉ, एग्जैम्पशन दे दी जाती है। ये सेक्शन बेसिकली क्या बात करता है कि जब कभी भी मैजिस्ट्रेट समन इशू करता है तो अगर उसको लगता है कि पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड नेसेसरी नहीं है, तो वो उस एक्यूज्ड को परमिट कर सकता है कि कोर्ट में वो अपने प्लीडर के थ्रू अपीयर हो सकता है। लेकिन क्लॉज 2 क्या कहती है, जहां पर मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करने के बाद केस को सुनने के दौरान किसी भी स्टेज पर, प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज पर अगर उसे लगता है कि पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड नेसेसरी है, तो फिर वो उस एक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस को इंश्योर कराने के लिए उसे समन भेजेगा कि वो कोर्ट में आकर अपना डिफेंस करे। ये थी हमारी आज की डिस्कशन कंप्लेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट के ऊपर, जो कि हमने सेक्शन 200 से 204 तक डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।